वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड स्पेशल जो हमारी चल रही है सीजीएल की तैयारी, उसमें हम पेपर 2 को देख रहे हैं। यदि आपने पेपर 2 में हिंदी विषय का चयन किया है, हिंदी विषय को यदि आपने चुना है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। हम जो हिंदी भाषा है उसकी पूरी तैयारी करवाएंगे। तो हमारे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी कर रहे हैं। तो सिलेबस में जो पहला चैप्टर आता है भाषा, तो भाषा में हम सबसे पहले भाषा की उत्पत्ति को देख रहे हैं। और इससे पहले मैंने जो पार्ट 1 है उसका वीडियो बना दिया है। पार्ट 2 होगा जिसमें हम भाषा की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। भाषा की उत्पत्ति के बारे में कई सारे सिद्धांत जो हैं उनको हमको चर्चा करनी है, जिससे जो पहले के वीडियो है पार्ट 1 जो है उसमें मैंने 2 सिद्धांतों की चर्चा की थी। तो आगे हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। और तो यदि आपने इससे पहले जो पार्ट 1 है उसको वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाएँ, चेक कर लें। मैं एक प्ले भी बना दिया हूँ, तो प्ले का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप उस पार्ट 1 को पहले चेक कर लें, उसके बाद ही पार्ट 2 पे आए, नहीं तो आपको चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो है उसमें हम जो धातु या अनुरणन सिद्धांत है उसको देखेंगे। और इससे पहले हमें दैवीय सिद्धांत है और जो सांकेतिक सिद्धांत था भाषा की उत्पत्ति को, उनको हमने देख लिया। तो सबसे पहले आज हम रूट थ्योरी को देखते हैं। तो जो हमारा रूट थ्योरी है धातु या अनुरणन सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है इसके अनुसार जो कहा गया है कि हर जो संसार में हर जो वस्तु होती है, हर जो सांसारिक चीज़ें होती है उसकी एक अपनी ध्वनि होती है, उसको एक अपनी ध्वनि होती है, उसकी एक अपनी आवाज़ होती है। तो यदि हम उस जो वस्तु है उस पर यदि किसी चीज़ से डंडे से वार करें, किसी लाठी से वार करें उस पर, जैसे लोहे पे वार करें तो एक अजीब सी साउंड आती है आपको। सोने पे वार करें, कपड़े पे वार करें, इन सभी चीज़ों को यदि आप उस पर वार करते हैं तो उस पर उससे आपको भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ प्राप्त होती है। तो प्रारंभ में जो मानव थे, जो प्रारंभिक मानव थे, उनमें यह शक्ति थी। ये जो सिद्धांत है उसमें माना गया है कि उनमें यह शक्ति थी कि वह बाह्य वस्तुओं के संपर्क में आने पर जो उससे जो साउंड उत्पन्न होती थी, उससे जो साउंड निकलता था, उनको वो जो उनका जो अनुकरण था वो उनके दिमाग पे छप जाता था। ठीक है, वो उन्हें याद रहता था। तो उन्हीं ध्वनियों का अनुकरण है, उन्हीं ध्वनियों का अनुकरण के आधार पे जो प्रारंभिक मानव थे वो कुछ 100 शब्द डेवलप किए, 400-500। इस सिद्धांत में ऐसा माना जा रहा है कि 400-500 मूल शब्द जो है वो उन्होंने डेवलप किया, जो इसको मूल शब्द या धातु शब्द बोलते हैं। ठीक है, उनका निर्माण किया जो कि कामचलाऊ थे। लेकिन बाद में जब स्थितियां बदलती गईं, उन्हें और शब्दों की जरूरत पड़ी, तो इन्हीं जो शब्द थे इनसे भाषा की वो प्राप्ति करने लगे। इस सिद्धांत में ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, उन्हीं को जो भाषा को भाषा बनाने में सहज जो शक्ति है, जब इनको समाप्त होने लगी, जब वो 500-400 जो वर्ड्स थे उनसे वो भाषा जो है वो आगे डेवलप नहीं हो रही थी, तो इन्हीं शब्दों से वो आगे के जो शब्द हैं उनको डेवलप करने लगे और नए नए शब्द बनाने लगे, जिससे वो अपना जो काम चलाने लगे। और इस तरह से जो सिद्धांत है इससे जो भाषा है उसका डेवलपमेंट हुआ। तो ये सिद्धांत इस तरह से कहता है। लेकिन जो ये सिद्धांत है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जान लेनी चाहिए, कुछ स्टैटिकल फैक्ट है। तो ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया? तो ये जो सिद्धांत है ये प्लेटो ने दिया। आप जब सिलेबस देखोगे तो आपको सिलेबस में सिद्धांत है, पाश्चात्य जो भाषाविद हैं उन्होंने कई सिद्धांत दिए, उनमें आपको सिलेबस में भी दिया रहेगा। जैसा कि मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप जो पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत है उसमें आपको प्लेटो का सिद्धांत आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, प्लेटो का सिद्धांत आपसे पूछा जा रहा है। तो हो सकता है, ये संभावना बनती है कि ये जो सवाल है ये आपसे पूछा जा सके कि जो सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत मैं आपको दिखा रहा हूँ अनुरणन सिद्धांत, ये किसने दिया? तो अनुरणन सिद्धांत किसने दिया? तो ये प्लेटो ने दिया। तो आप देख सकते हैं ये सिलेबस के रिलेवेंट है। तो जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो ये आप अस्वस्थ रहें, ऐसा नहीं सोचे कि जो ये जो चीज़ें हैं मैं फालतू का पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे प्रूफ दिखा दिया। ठीक है, तो जो प्लेटो है वो एक महान दार्शनिक थे, उन्होंने इस सिद्धांत को जो दिया था। ठीक है, इसके बाद एक जर्मन प्रोफेसर थे जिनका नाम हेस था, जर्मन प्रोफेसर थे, उनका नाम हेस था। उन्होंने इसे व्याख्यान किया। ठीक है, इसका व्याख्यान किया और उसके बाद आगे जब चल के उनके जो शिष्य थे, उसके जो डिसाइपल थे, उन्होंने स्टाइनथाल, डॉक्टर स्टाइनथाल जो थे, उन्होंने इसे छपवाया। ठीक है, उन्होंने इसे छपवा कर और लोगों के सामने लाया। ठीक है, और ये जो सिद्धांत था, ये जो सिद्धांत था शुरुआत में काफ़ी ये सिद्धांत ने ख्याति प्राप्त की। और यहाँ तक कि मैक्स मुलर एक भाषाविद थे। आप मैक्स मुलर को जो कई सारे जो संस्कृत के जो बुक थे उनको मैक्स मुलर ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो ये मैक्स मुलर ने सबसे पहले तो इस सिद्धांत को स्वीकार लिया था।
लेकिन बाद में जब उनकी जो आगे जब उनका थॉट्स डेवलप हुआ तो उन्होंने इसे व्यर्थ कहकर छोड़ दिया था कि ये जो सिद्धांत है ये व्यर्थ है, जब कुछ सीमित शब्दों से ही शब्द नहीं बन सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सिद्धांत जो है वो उसका मैक्स मूलर ने परित्याग क्यों किया था। ठीक है, परित्याग क्यों किया था, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो हम उन प्रॉब्लम है उन पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है इसके अनुसार जो माना गया ना कि आदि मानव जो थे, प्राचीन काल के जो मानव थे, उनमें ये सहज शक्ति थी। ठीक है, उनमें ये सहज शक्ति थी कि वो धातुओं से जब आवाज़ निकलती थी तो उनको उनके जो मन पे, उनके दिमाग पे ये छा जाता था कि हाँ ये जो आवाज़ है वो इस टाइप की होती है, तो ये एक कल्पना है। ऐसी चीज़ें थी, इसका कोई सत्यापन नहीं है, कोई प्रमाण आधार नहीं है, तो ये जो चीज़ें हैं इनको हम सत्य नहीं मान सकते हैं। ठीक है, ये जो भाषा सिद्धांत है इनके अनुसार जो भाषाएं जो कहा जाता है कि ये भाषाएं जो है वो धातुओं से बनी हुई है। जैसा कि धातुओं से जब आवाज़ निकलती है तो ये बोला जाता है कि ये जो शब्द है वो धातुओं से बनी है। किंतु जो चीनी भाषा है, जैसा कि मैंने पिछले जो कई सिद्धांत हैं उनमें भी चर्चा की थी कि जो चीनी भाषा है ये जो भाषाएं हैं इसके लिए सत्य नहीं होता, क्योंकि चीनी भाषा में जो चीनी भाषा का डेवलपमेंट जो हुआ है वो धातुओं से नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो सिद्धांत है ये असत्य होता दिख रहा है। यह सिद्धांत जो है वो कहता है कि भाषा जो है ये एक पूर्ण है, भाषा जो है वो पूर्ण है, इसमें कोई आगे डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन भाषा आप जानते हैं कि भाषा जो है वो सदैव परिवर्तनशील होता है, इसमें ये गतिशील होता है, ये कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, ये हमेशा अपूर्ण होता है। इसमें कई सारे परिवर्तन जो समय के साथ आते रहते हैं, जैसा कि आप शब्द परिवर्तन देख सकते हो। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो होता है इसके लिए वो क्या होता है कि भाषा परिवर्तनशील है, तो संस्कृत के शब्द तत्सम शब्द होते हैं, उनको तद्भव, देशज, विदेशज, ये कई शब्द हैं जो एक ही शब्द से परिवर्तित होकर आए। जैसे अश्रु, अश्रु से आंसू बन गया हिंदी में। तो ये शब्द में परिवर्तन होते रहते हैं, तो ये भाषा जो है वो हमेशा अपूर्ण ही रहता है। तो लेकिन इस सिद्धांत में इसे पूर्ण माना गया, तो ये सिद्धांत इस तरह से जो नकारा जा सकता है। कुछ मान्यता के अनुसार जो भाषा का आरंभ जो हुआ वो धातुओं से नहीं हुआ, धातु से बने शब्दों से ना होकर जो पूर्ण विचार वाले जो वाक्य हैं उनसे नए जो शब्द हैं, जो भाषा है, उनका डेवलपमेंट हुआ था। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये पिछले के जो सिद्धांत मैंने 2 पढ़ाए उसी की तरह ये भी जो तर्क की कसौटी पे नहीं उतरता और विफल होता है, जिसके कारण से ये पूर्णतः ये साबित नहीं कर पाता कि भाषा की जो उत्पत्ति हुई थी वो कैसे हुई थी। ठीक है, जो नेक्स्ट आता है वो अनुकरण सिद्धांत होता है। इससे पहले हमने जो अनुरणन सिद्धांत देखा, संकेत सिद्धांत देखा, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत देखा, तो अब चौथा नंबर है अनुकरण सिद्धांत को देखते हैं। तो ये जो अनुकरण सिद्धांत है, जिसे वो थ्योरी बोला जाता है इंग्लिश में, तो अनुकरण सिद्धांत के अनुसार जो कुछ अनुकरण जो अनुरणन की भांति ही, जो पिछला सिद्धांत मैंने अनुरणन सिद्धांत बताया जिसमें धातुओं पे जो चोट पहुंचाकर उनसे जो आवाज़ निकलती थी उनसे भाषाओं का उत्पत्ति हुई, वो सिद्धांत में माना गया। तो उसी तरह से ये जो सिद्धांत है इसमें कुछ प्राकृतिक ध्वनियाँ होती थी, प्राकृतिक की कुछ ध्वनियाँ होती थी, उन्हीं को अनुकरण मानकर उनसे जो ध्वनियाँ निकलती थी उन्हीं को परिकल्पना कर इनसे भाषाओं का विकास हुआ, ऐसा इस सिद्धांत में माना जाता है। जैसे कि कुछ शब्द आप देख सकते हैं कि जो तड़तड़, फिर कड़कड़ाना जो बिजली कड़कती है, गड़गड़ाना जो बादल गरजता है, टप टप जो पानी पड़ती है, चहचहाना जो चिड़िया चहकती है, और हिनहिनाना आप समझ सकते हैं जो भिन भिन जो करती हैं, मक्खियाँ हो गई, जो मधुमक्खियाँ हो गई, गुर्राना जब कोई जो कुत्ता है आप पे गुर्राता है, कौ कौ करता है, भौं भौं करता है, मेढक जो टरटराती है, कोई चिल्लाता है। तो ये जो शब्द हैं ये प्राकृतिक ध्वनियाँ थी जिनसे ही ये शब्दों का डेवलपमेंट हुआ था। जैसे टप टप आप यहाँ देख सकते हैं, गरजना देख सकते हैं, तो ये कुछ प्राकृतिक ध्वनियाँ थी। तो इन्हीं से माना जा रहा था, इस सिद्धांत में जो अनुकरण सिद्धांत है इसमें माना जा रहा था कि ये जो प्राकृतिक ध्वनियाँ हैं इन्हीं से जो आगे चलकर जो धीरे धीरे इन्हीं से जो शब्दों हैं आगे चलकर जो शब्द का डेवलपमेंट हुआ, और जो धीरे धीरे जब जो अधिकतर शब्दों का डेवलपमेंट हुआ उसके बाद जो भाषा है उसकी उत्पत्ति ये सिद्धांत से हुआ। ये जो सिद्धांत है इनको मानने वाले जो प्रमुख कौन कौन व्यक्ति थे, तो हिटनी थे, पॉल थे और हर्डन थे। ये जो लोग थे इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इनको ये मानते थे कि जो भाषा है इनकी उत्पत्ति है जो वैसे ही हुई थी। वहीं यदि मैक्स मूलर की बात करें तो मैक्स मूलर ने इस सिद्धांत को कुत्ते की ध्वनि या बॉक 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 बॉब सिद्धांत इसे कहा था। ठीक है, मैक्स मूलर ने कहा था इसे, तो कुत्ते का सिद्धांत आप याद रख सकते हैं, या फिर बॉक बॉ, ये सिद्धांत मैक्स मूलर ने इसका उपहास इस तरह से उड़ाया था।
ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो सिद्धांत है इसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है, तो इसे अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है ओनोमोटोपैथिक, ठीक है, ओनोमोटोपैथिक, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर इकोइक शब्द भी इसके लिए प्रचलन में आता है। अब सवाल आता है कि ये जो विद्वान इस सिद्धांत का जो खंडन है वो कैसे करते हैं, कैसे कहते हैं कि ये जो सिद्धांत है वो भाषा की जो उत्पत्ति है उसकी व्याख्या नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले आता है कि जो रेनन एक विद्वान थे, भाषाविद थे, उन्होंने बताया कि जो इसके अनुसार जो ध्वनियों का जो उत्पादन करने में होता है ना, वो मनुष्य पक्षियों से बहुत बेकार स्थिति में होता है। मनुष्यों से अच्छा जो ध्वनियाँ हैं वो पशुओं और पक्षियों के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। तो ये सिद्धांत ये सिद्धांत विश्वास योग्य नहीं है कि मनुष्यों ने ऐसे जो ध्वनियाँ थी उनको डेवलप करके भाषा की उत्पत्ति की थी, ठीक है। यद्यपि जो कुछ भाषाएं जो होती हैं उनमें अनुकरण मूलक शब्द होते हैं। कुछ भाषाएं हैं जिनमें अनुकरण मूलक शब्द होते हैं, जैसा कि आप देखें कि टरटराना हो गया, भिनभिनाना हो गया, गड़गड़ाना हो गया, ये शब्द जो है वो प्राकृतिक से अनुकरण मूलक शब्द हैं। लेकिन जो ये शब्द हैं वो बहुत सीमित होते हैं। ये जो शब्द हैं ये इनकी संख्या अधिक नहीं होती है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इससे भाषा की उत्पत्ति हो सकता है। हाँ, कुछ शब्द होते हैं लेकिन ये इतने भी शब्द वो नहीं होते हैं कि इससे भाषा की उत्पत्ति हो जाए। यदि एग्जाम्पल्स कहूँ तो अथवाकन एक उत्तरी अमेरिका की भाषा है, इसमें कोई भी अनुकरण मूलक शब्द है ही नहीं। तो इस सिद्धांत को यदि मान लिया जाए तो अनुकरण मूलक शब्द होते हैं भाषा में, तो फिर तो वो अथवाकन जो भाषा है वो भाषा है ही नहीं। तो इस आधार पे जो सिद्धांत है उसको गलत माना जा सकता है। उसके बाद जो अनुकरण पर बने जो शब्द होते हैं वो किसी भाषा में बहुत कम संख्या में होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। इसके आधार पे भाषा का जो अलंकरण तो किया जा सकता है, उसको जो खूबसूरती है भाषा की वो तो बढ़ाई जा सकती है, परंतु इससे ये परिकल्पना आप नहीं कर सकते कि इससे पूरी भाषा का अस्तित्व इसी पे टिका है, ठीक है। ये भाषा का आधार नहीं हो सकता है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं जो ऑटो पर्सन जो है उन्होंने एक जो भाषाविद हैं उन्होंने इस सिद्धांत के बारे में कहा है कि इस सिद्धांत पे भाषा के कुछ शब्दों का निर्माण आप मान सकते हैं, जैसे भिनभिनाना, भौ गड़गड़ाना, ये सब सिद्धांत हैं, इनसे कुछ शब्दों का आप निर्माण मान सकते हैं। लेकिन इस जो सिद्धांत है इससे आप कहें कि भाषा की उत्पत्ति हुई है तो ये नहीं हो सकता, ये पूर्ण आधार नहीं है। तो इस आधार पर इस सिद्धांत को हम गलत साबित कर सकते हैं। तो हमने अब तक 4 सिद्धांतों को देख लिया है, दैवीय उत्पत्ति, संकेत सिद्धांत, धातु या फिर अनुरणन सिद्धांत, उसके बाद अनुकरण सिद्धांत। तो नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है वो आवेश सिद्धांत है, जिसे पोह थ्योरी कहा जाता है या फिर इंटरजेक्शन थ्योरी कहा जाता है। तो चलिए आवेश ये जो आवेश सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया कि जो आदि मानव जो थे, आदि युग में जो प्राचीन काल में मानव थे, वो अपनी भावों के अनुसार जो उनका भाव होता था, जैसे हर्ष का भाव हो गया, शोक का भाव हो गया, क्रोध का भाव हो गया, विस्मय का भाव हो गया, घृणा का भाव हो गया, इन जो भावों से जो आप व्यक्त करते थे, जो आदि मानव लोग थे, जो प्राचीन काल के लोग थे, जो हर्ष का भाव, शोक का भाव या क्रोध का भाव को जो भाव दिखाने वाले जो शब्द थे, भाव दिखाने का जो भाव था, शब्द मैं गलत बोल रहा हूँ, भाव दिखाने का जो भाव था, उन्हीं से वो शब्द को तैयार करने का प्रयास इस भाषा में कहा गया है। इसमें कहा गया है इस सिद्धांत में कि इन्हीं से आगे चलकर भाषा की तैयार है वो हुआ, ये आधार बना भाषा का। जैसे ऑब्जेक्ट सर्च है कि आहा, ओहो, फिक, छी, पूह, पिस, फाई, ये सब आप देखते हो कि ये जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती है ये भाव से, मनुष्य के जो भाव होता है उससे ध्वनियाँ होती है। जब क्रोधित आप होते हैं, जब आप शोक में होते हैं तो ओह, जब आप हर्ष में होते हैं तो वाह, ये सब जब शब्द आप यूज करते हैं तो इन्हीं शब्दों से ये जो ध्वनियाँ हुई, इन्हीं शब्दों को आगे चलकर जो भाषा का विकास माना गया कि इन्हीं शब्दों से आगे जो भाषा है उसका डेवलपमेंट हुआ था। जैसे धिक है तो धिक से कई सारे शब्द बने, जैसे धिकार बने, धिकारना बना, फिर धिक धिक भी आगे चलकर अर्थ परिवर्तन होकर ये धक धक बन गया, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं इसी प्रकार से इसी प्रकार से सारी भाषाएं बनी होगी, ये सिद्धांत में माना जाता है। तो ये सिद्धांत हमने समझ लिया कि ये सिद्धांत कैसे काम करता है। उसके बाद जो यहाँ पे सवाल उठता है कि ये सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के अनेकों कमियां थी। जैसे हमने आगे पीछे के जो 4 सिद्धांत देखें, उसी तरह से ये भी सिद्धांत जो था ये परिपूर्ण नहीं था, ये कई सारी कमियां देखने को मिली थी।
सबसे जो मजबूत तर्क इसमें दिया जाता है कि जो सोच विचार कर उत्पन्न की गई ध्वनियाँ होती हैं, जो कि व्यवस्थित रूप से होती हैं, लेकिन जो ये जो आवेश जनित जितने भी शब्द होते हैं, छी करना या फिर ओह कहना, ये जो शब्द होते हैं जो आवेश जनित निकलते हैं, ये शब्द विचार हैं, ठीक है। और ये व्यवस्था रहित होते हैं, ये जो व्यवस्थित नहीं होते हैं। तो ये स्वतः ही मुख से निकला गया एक आवेग होता है। तो इसके आधार पे हम नहीं कह सकते कि ये भाषा का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। ये दिखाता है कि भाषा की असमर्थता को ये दिखाता है, ऐसा दिखाता है कि ये जो हमारे पास शब्द की कमी थी, जिनके कारण हमने उनको भावों से स्पष्ट करने का प्रयास किया है और उन्हीं भावों से फिर हमने ध्वनियों को ले लिया है। तो ये बेफिन ये कहते हैं, बेफिन एक जो भाषाविद हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो शब्द होते हैं, भाव वाले जितने भी शब्द होते हैं, भाव को प्रकट करने वाले, ये भाषा की असमर्थता को दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है, इस आधार पे इसे जो गलत माना गया, ठीक है। ये जो इस प्रकार के शब्दों की संख्या किसी भी भाषा में इतनी थोड़ी होती है, जैसा कि पिछले सिद्धांतों में मैंने बताया था कि ये जो शब्द हैं, इनकी संख्या इतनी कम होती है कि इसके आधार पे हम संपूर्ण भाषा डेवलप होगा ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो आवेग वाले जो शब्द होते हैं, शब्द जो आवेग से प्रकट होते हैं, वो सभी जो भाषाएं होती है, एक समस्या और देखने को मिली कि जो आवेग वाले जितने भी शब्द होते हैं, वो सभी भाषा में एक समान नहीं होते हैं। जैसे पीड़ा व्यक्त करने वाला कोई शब्द है, उसे अंग्रेजी में ओह बोलते हैं, जर्मन में औ बोलते हैं, फ्रांसीसी में आही बोलते हैं। तो भिन्न भिन्न शब्दों में प्रयोग करने के लिए भिन्न भिन्न अलग अलग जो शब्द प्रयोग किया जाता है। हिंदी में हाय बोलते हैं, दैया बोलते हैं। तो ऐसा नहीं माना जा सकता कि एक ही शब्द से भाषा की उत्पत्ति हुई है। जो विचार हैं, जो हमारा जो भाव व्यक्त करने वाले शब्द हैं, इनसे भाषा की उत्पत्ति हुई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो इस सिद्धांत का निष्कर्ष निकलता है कि जो कुछ थोड़े शब्द तो इससे डेवलप हुए होंगे, लेकिन इस आधार पे हम भाषा की उत्पत्ति हुई है ये नहीं कह सकते हैं। हमने अब तक दैव सिद्धांत, संकेत सिद्धांत, धातु सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत और आवेश सिद्धांत की चर्चा कर ली। उसके बाद हमारा जो श्रम ध्वनि सिद्धांत है वो बचता है श्रम ध्वनि सिद्धांत। तो चलिए श्रम ध्वनि सिद्धांत को देख लेते हैं। श्रम ध्वनि सिद्धांत जो है, जिसमें श्रम और ध्वनि दो शब्दों से मिलकर यह बना है। श्रम का मतलब काम करना होता है, और जो काम करने से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, उन्हीं के आधार पर यह सिद्धांत दिया गया है। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में कहा गया था कि जब व्यक्ति श्रम करता है, जब व्यक्ति काम करता है, तो उसकी श्वास की जो गति होती है वो काफ़ी तीव्र हो जाती है, जिसके कारण जो हमारा स्वर तंत्रियाँ होती है, उसमें स्वतः ही एक कंपन उत्पन्न होने लगता है वोकल कैप में, जिसके कारण जिससे कोई स्वाभाविक ध्वनि निकलती है। कुछ स्वाभाविक जो ध्वनियाँ हैं उनकी उत्पन्न होती है। तो जब मनुष्य जो है आदि काल में जब एक साथ काम करते थे, तो उनके मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलते थे। उन्हीं ध्वनियों को पकड़कर वो धीरे धीरे आगे चलकर इन शब्दों का निर्माण करने लगे, ऐसा ये सिद्धांत कहता है। जैसे धोबीज है, धोबी का जो मुख से हियो हियो निकलता है, छियो छियो निकलता है, तथा मलाह जो है उनके मुख से है या हो, हथौड़ा चलाने वाले मजदूर के मुंह से हूँ हूँ की ध्वनि निकलती है। तो प्रायः जो ये ध्वनियाँ होती हैं, इन्हीं से माना गया कि ये जो ध्वनियाँ हैं, इनसे आगे चलकर शब्दों का निर्माण हुआ। और जब शब्द के निर्माण हुए, तो शब्दों का निर्माण होते होते आगे चलते 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 फिर इससे भाषा का निर्माण हुआ। जैसे अंग्रेजी में शब्द हिव जो शब्द है तथा हॉल जो शब्द है, ये किससे आया? तो वो यो हे जो शब्द है, जो कि एक जो श्रम के समय एक शब्द निकलता है, यो हे। तो इस ध्वनि से ये जो शब्द है उसका हॉल, और हिव जो शब्द है अंग्रेजी में, उसका इससे निर्माण हुआ है। तो कुछ शब्द जो हैं उनका निर्माण तो ऐसे माना जा सकता है, लेकिन पूरे शब्द जो है वो इसी तरह से निर्माण हुआ होगा, ऐसा कहना जो तर्क संगत नहीं होगा। तो ये भी सिद्धांत है, इसमें काफ़ी त्रुटियां आपको देखने को मिलेगी। जो आवेग सिद्धांत है, इसमें ध्वनियाँ जो है वो निरर्थक होती हैं। ध्वनियाँ जो है वो निरर्थक होती है। तो निरर्थक शब्दों से आप निरर्थक जो ध्वनियाँ हैं, निरर्थक जो शब्द हैं, उनसे आप सार्थक भाषा का जो डेवलपमेंट है वो कैसे कर सकते हैं? सार्थक भाषा का आप विकास कैसे कर सकते हैं? तो ये सिद्धांत कहता है। तो ये इसमें त्रुटियाँ थी। ये जो ध्वनियाँ थी, जो केवल श्रम, जो शारीरिक श्रम है उसको व्यक्त करती है, ना कि भावों और विचारों की जो इसमें कोई अभिव्यक्ति नहीं होती है। भावों और विचारों को इसमें कोई जो व्यक्त नहीं करता है, भाव और विचार इससे नहीं उत्पन्न होती है। तो जब तक भाव और विचार नहीं उत्पन्न होंगे, तो कैसे आप मान सकते हैं कि जो भाषाएं हैं, शब्द हैं, इनसे इसका डेवलपमेंट हुआ था। तीसरा जो है वो यही होता है कि जो ये जो शब्द होते हैं इतनी अल्प संख्या में होते हैं कि इससे हम नहीं मान सकते कि इससे संपूर्ण भाषा बना होगा, और यह संपूर्ण भाषा के विकास का आधार होगा। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं,
जो एक समाज शास्त्री हैं जिनका नाम डायमंड, आप याद रखें डायमंड ने एक प्रयोग किया कि एक और भाषा है, एक प्राचीन काल की और भाषा है, उस भाषा को जब डायमंड ने अध्ययन किया तो इसमें ऐसे कोई शब्द नहीं मिले, ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिला जो श्रम से निकला हो, श्रम ध्वनि से निकला हो। व्यक्ति जब काम करता है तो जो शब्द उत्पन्न करता है उनसे उनका डेवलप हुआ हो, तो ऐसा कोई भी ध्वनि नहीं मिला। तो ये जो सिद्धांत है ये पूरी तरह से विफल हो जाता है भाषा की जो उत्पत्ति है उसको निष्कर्ष निकालने में। तो हमने इस वीडियो में कौन कौन से सिद्धांत देखे? दैव उत्पत्ति, संकेत सिद्धांत, धातु सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, आवेश सिद्धांत और समध्वनि सिद्धांत। अब 3 सिद्धांत बच जाते हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी इनकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा वैसे हो जाएगा और जो लंबा वीडियो है वो मैं बनाना नहीं चाहता हूँ। तो ये वीडियो है जिसमें हमने भाषा की उत्पत्ति के जो कुछ सिद्धांत हैं उनकी चर्चा की। हमने 4 सिद्धांतों की चर्चा की, धातु या अनुकरण सिद्धांत, उसके बाद अनुकरण सिद्धांत, अनुरणन सिद्धांत, आवेश सिद्धांत और सम सिद्धांत की चर्चा की। इसके बाद 3 सिद्धांत और बच जाते हैं जिनको हम पार्ट 3 में चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे जो कुछ वीडियोज़ हैं उनको आप विजिट कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्वेश्चंस हैं जो कि पूछा गया है एग्जाम्स में, और फिर झारखंड जो सिलेबस है उसको देख लें, पेपर 2 का सिलेबस को देख लें, ये आपके लिए काफ़ी जरूरी होता है। 2 प्लेलिस्ट मैं बना चुका हूं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। झारखंड ऑल एग्जाम PYQ, इसमें झारखंड में अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके जो PYQ क्वेश्चंस हैं वो उनको धीरे धीरे मैं लाने का प्रयास करूंगा। इसमें अब तक मैंने 7 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और धीरे धीरे मैं और वीडियो इसमें अपलोड करता रहूँगा। तो इस जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर फॉलो करेंगे। उसके बाद झारखंड स्पेशल सीरीज है, जीके सीरीज, जो कि आप जानते हैं कि झारखंड से 40 सवाल हमारे जो एग्जाम है उसमें CGL में पूछा जाएगा। तो आपको ये वीडियो जो प्लेलिस्ट है वो देखना चाहिए। झारखंड आपकी विशेष रूप से तैयार होने चाहिए क्योंकि आप 35 प्लस प्रश्न आसानी से कर सकें। 40 में आप 35 प्लस प्रश्न आसानी से कर सकें, तो ये जो सीरीज है इसको जरूर आप फॉलो करेंगे। इसमें मैंने अब तक 6 वीडियो अपलोड कर दिया है, तो ये वीडियो है इनको आप जरूर देखेंगे। अब आपको स्क्रीन पे जो नेक्स्ट वीडियो है उसका लिंक मिल रहा होगा। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे 2 लिंक मिल रहे होंगे, एक तो सब्सक्राइबर बटन होगा, एक टेलीग्राम का चैनल होगा, 2 प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी दोनों जिसका मैंने चर्चा की। तो उन्हीं वीडियो में आपसे मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।